हेलो दोस्तों। आ चुके हैं फिर से एक न्यू लेक्चर के साथ। तो दोस्तों, कल जो है हमने पढ़ा था नर जनन तंत्र के बारे में और टेस्टिस के बारे में। नर जनन तंत्र के बारे में परसों पढ़ा था, और जो वृषण है टेस्टिस के बारे में कंप्लीटली संरचना जो थी हमने कल देखी थी, और हमने शुक्र जनन नलिका की टोटली संरचना भी देखी थी। उसके अंदर किस किस प्रकार से निर्माण होता है और कैसे कैसे प्रक्रिया चलती है, ये चीजें हम देख चुके थे। जो कोई डायग्राम था जो कि हम कल की लेक्चर में इसको कंप्लीट कर चुके हैं। अच्छा, आज का लेक्चर जो बच्चे नए हैं जो पहली बार देख रहे हैं, कृपया कर विनती है आप जो इससे पहले के 2 लेक्चर हो चुके हैं आप पहले जाकर के उनको देखिए, उसके बाद ही इनको देखना, तभी आपको समझ में आ पाएगा। ठीक है, जो आपका चैप्टर नंबर 2 है मानव जनन, ठीक है, यूपी बोर्ड का क्लास 12 का। तो फटाफट से शुरुआत करने वाले हैं। चलो जी, देखो आपके सामने लिखा हुआ है स्त्री जनन तंत्र। ठीक है, स्त्री जनन तंत्र। अच्छा, स्त्री जनन तंत्र क्या होता है? अगर इसकी डेफिनेशन आपके सामने आ जाए तो किस प्रकार से आप लिखोगे ये भी आपको मालूम होना चाहिए। जीव में अंगों, सहायक नलिकाओं व ग्रंथियों का वह समूह। अब यहाँ पे ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करिए। जीवों में अंगों, सहायक नलिकाओं व ग्रंथिकाओं का वह समूह जो मादा में जनन में सहायक होता है। अब यहाँ पे एक मिनट पहले देखिए, जो मादा में रिप्रोडक्शन करने के लिए, जनन के लिए क्या होता है? हेल्प करता है। ये 3 चीज जो वो सभी चीजें जैसे कि अंग है, सहायक नलिकाएं, ग्रंथिकाएं हैं, ग्रंथि हैं, उन सभी का समूह जो कि जनन में हेल्प करता है, उसको बोलते हैं नर जनन तंत्र। और अगर मादा के स्थान पर आप यहाँ पर लगा दो नर, तो बन जाएगा आपका नर जनन तंत्र। ठीक है, बिल्कुल सिंपल था, कुछ नहीं था, पिछले डेफिनेशन में आपको बिल्कुल सेम थी। अच्छा, स्त्री जनन तंत्र के अंदर आपके प्राथमिक अंग होते हैं। प्राथमिक अंग कौन सा होता है? अंडाशय होता है, इसको इंग्लिश में ओवरी बोलते हैं। ठीक है, और सहायक अंग कौन सा हो जाएगा? फैलोपियन नली है, गर्भाशय है, गर्भाशय ग्रीवा है और योनि है। ये आपके सहायक अंग है। सब कुछ डिटेल में देखो, सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, ये सहायक ग्रंथियां हैं आपकी, बार्थोलिन या इसको बल्बो वेस्टिबुलर बोल देते हैं इसको। ठीक है, तो ये नाम याद रखने बहुत जरूरी है। डिटेल में पढ़ते हैं फटाफट से। सबसे पहले देखते हैं प्राथमिक अंग अंडाशय, ये क्या चीज है। अच्छा, एक बार आप ध्यान से देखिए, स्ट्रक्चर देखिए आप स्त्री जनन तंत्र का। एक बार मैं इसको कंप्लीटली आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको पढ़ना, सब कुछ लिखा हुआ मैंने, जस्ट एक बार मैं इसको आपको प्रैक्टिकल समझ देता हूँ, उसके बाद आपको मैं वो समझाऊंगा। ठीक है, चलो देखो ध्यान से देखना। आपको स्त्री जनन तंत्र दिखाई दे रहा है। इस स्त्री जनन तंत्र की सबसे बाहर वाली लेयर देखो, सबसे बाहर वाली जो लेयर आपको दिखाई दे रही है ये वाली है। ये जो सबसे बाहर वाली लेयर आपको दिखाई दे रही है, ये लेयर कौन सी लेयर होती है? अच्छा, एक काम करो, चलो ये पढ़ लेते हैं। जो सबसे बाहर वाली जो लेयर है हमारी, इस लेयर को हम बोलते हैं परिगर्भाशय। क्या बोलते हैं जी? परिगर्भाशय भित्ति, या फिर एंडोमेट्रियम भी इसको बोल देते हैं। ये भी नाम याद रखना आपको, परिगर्भाशय भित्ति या एंडोमेट्रियम। किसकी? इस की जो सबसे बाहर वाली लेयर है, ये सबसे बाहर वाली जो लेयर है, इसको हम बोलते हैं परिगर्भाशय भित्ति या एंडोमेट्रियम। इतनी बात समझ में आ गई सभी की? ठीक है। आपको पिंक कलर की लाइन दिखाई दे रही होगी, पिंक कलर की जो आपको लाइन दिखाई दे रही है, ये पिंक कलर की जो लाइन है इसको हम बोलते हैं मध्य गर्भाशय भित्ति या मायोमेट्रियम। क्या बोलते हैं जी? मध्य गर्भाशय भित्ति या मायोमेट्रियम। क्लियर है? और आपको रेड कलर की जो भित्ति दिखाई दे रही है, सबसे रेड कलर, सबसे अंदर की भित्ति, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, बताऊंगा अभी, थोड़ा सा बने रहिए हमारे साथ। तो जो रेड कलर की आपको भित्ति दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं अंतः गर्भाशय भित्ति या पेरीमेट्रियम। क्या बोलते हैं जी? पेरीमेट्रियम, अंतःगर्भाशय भित्ति या पेरीमेट्रियम। फिर से एक बार देख लेंगे। तो सबसे बाहर वाली भित्ति है उसको परिगर्भाशय भित्ति या एंडोमेट्रियम। जो पिंक वाली आपको दिखाई दे रही है मिड वाली, वो मध्य गर्भाशय भित्ति या मायोमेट्रियम। और जो सबसे अंदर वाली रेड कलर की आपको दिखाई दे रही है, ये वाली रेड कलर की, इसको हम बोलते हैं अंतःगर्भाशय भित्ति या पेरीमेट्रियम। इतनी बात समझ में आ गई सभी की? क्लियर है? अच्छा, अब अगर आप यहां पर चले जाओ, तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला गर्भाशय, तो आपका ये वाला हो गया, जिसको बच्चेदानी बोल देते हैं, जो भ्रूण का विकास होता है इसी के अंदर होगा। अंतरारोपण होने के बाद पढ़ेंगे सारी चीजें डिटेल में। तो ये वाला जो इसका एंड सिरा होता है गर्भाशय का, इसको बोलते हैं गर्भाशय ग्रीवा। ये जो नाल होती है, मतलब एक प्रकार से यहाँ से तो ये वाला जो, अगर मैं जो लगा दो तो गर्भाशय ग्रीवा है, गर्भाशय गर्भ एक प्रकार से कह सकते हो। अच्छा, ये जो आपको कैनाल से दिखाई दे रही है, नाल से दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं गर्भाशय। क्या बोल देते हैं जी? गर्भाशय नाल बोल देते हैं। ठीक है, और इस गर्भाशय नाल के नीचे होती है क्या? योनि। क्या होती है जी? योनि। और ये जो योनि है, इसको हम कंप्लीटली नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसके बारे में कंप्लीटली जानकारी हम अगले लेक्चर के अंदर बात करेंगे। ठीक है, आ जाओ जी। बाकी ऊपर के हिस्से की अगर हम बात कर लेते हैं,
देखो जो सबसे, अगर मैं आपका यहां से लेकर के इतने हिस्से की बात करूं, यहां तक के हिस्से की अगर मैं बात करता हूं, इतने हिस्से की, ये वाली जो ट्यूब है, ये वाली जो ट्यूब है, इस ट्यूब को हम बोलते हैं फैलोपियन नलिका। क्या बोलते हैं जी? फैलोपियन नलिका या अंडवाहिनी। ठीक है, इधर की जो ये वाली जो इतना हिस्सा जो है, इसको हम बोलते हैं अंडवाहिनी या फैलोपियन नलिका। अब ध्यान रखना, जो अंडवाहिनी है, फैलोपियन नलिका है, ये दो तीन चीजों मिलकर के बनती है। कौन कौन सी है? देखो फटाफट से देख लीजिए। आपको ये पतली सी नली दिखाई दे रही है, यहां से लेकर यहां तक का जो हिस्सा है, इसको बोलते हैं संकीर्ण पथ। क्या बोलते हैं? संकीर्ण पथ या फिर इस्थमस। क्या बोल देते हैं जी? इस्थमस कह देते हैं इसको, ये संकीर्ण पथ कह देते हैं। ठीक है, अच्छा, इस संकीर्ण पथ का जो आगे से अगर आप देखोगे थोड़ा सा, जो फूला हुआ भाग है, हल्का सा जो फूला हुआ भाग है, ये वाला, ये इसको बोलते हैं एम्प्यूला, ये तुम्बिका। क्या बोल देते हैं? एम्प्यूला या तुम्बिका। नाम याद रखने बड़ी जरूरी है। ठीक है, और फिर आगे अगर आप चलोगे तो इसको बोलते हैं कीप। ये वाला, ये चौड़ा जो हिस्सा हो जाता है, ये वाला, इसको बोलते हैं कीप। और सबसे आगे आप जाओगे तो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, एक उंगली के समान संरचना झालर टाइप से दिखाई देगी आपको, इसको बोलते हैं फिम्बरी। क्या बोलते हैं जी? फिम्बरी। और ये फिम्बरी क्या काम करता है? ये अंडाणु को इस प्रकार से पकड़ करके रखता है, इस प्रकार से। समझे? अंडाणु है, इसको इस प्रकार से पकड़ करके रखता है। ठीक है, तो फिम्बरी क्या काम करता है? अंडाणु एकत्रण का काम करता है। ठीक है, फिर से एक बार देख लो, मैंने कहा कि ये वाला जो छोटा पार्ट है, पतले वाला, इसको संकीर्ण पथ बोलते हैं, इस्थमस बोल देते हैं। इससे जो अगले वाला पार्ट है, ये वाला, इसको एम्प्यूला तुम्बिका बोल देते हैं। ये हिस्सा कीप हो जाता है, और सबसे आगे का जो झालर वाला हिस्सा है, इसको फिम्बरी बोल देते हैं, या अंडाणु एकत्रण बोल देते हैं। और ये क्या है भाई? ये है अंडाशय। क्या है जी? जहां पर जहां एग बन करके तैयार होता है, और फिर वो फैलोपियन नलिका के अंदर आता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। जो आपका अंडाशय है, ये जुड़ा हुआ होता है इस गर्भाशय से एक लिगामेंट से। किससे जुड़ा होता है जी? लिगामेंट से जुड़ा होता है। ठीक है, किससे जुड़ा होता है? लिगामेंट से। आपको प्रैक्टिकली समझ में आ गया? अब एक बार पढ़ करके आपको शो कर रहा हूँ, पढ़ करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, सब कुछ जैसे मैंने आपको बताया ऐसे अपनी लैंग्वेज में लिखना है, और जस्ट मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, आ जाओ। देखो, सबसे पहले आपके सामने लिखा हो अंडाशय। क्या है अंडाशय? पढ़ते हैं। प्रत्येक अंडाशय बाहर की ओर एक पतली जनन एपिथेलियम से इस तरह होता है। इसका मतलब क्या हुआ जी? अंडाशय आपको दिखाई दे रहा है, देखो ये अंडाशय, ये अंडाशय। ये जो अंडाशय है, ये जो आपको व्हाइट कलर की दिखाई दे रही है, व्हाइट कलर की जो दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी? जननिक एपिथेलियम लेयर। ठीक है, जननिक एपिथेलियम लेयर बोल देते हैं इसको। देखो यार, जननिक एपिथेलियम से स्तरित होता है। इसका मतलब हुआ कि अंडाशय को जो ये वाला हिस्सा मैं आपको दिखा रहा था, व्हाइट वाला, ये जननिक एपिथेलियम लेयर से बना होता है। ये व्हाइट कलर जो आपको दिखाई दे रहा है, इस प्रकार से। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। वह अंदर अंडाशय पीठिका होती है। ठीक है, अंदर जो होता है, देखो ये सपोज करो अंडाशय है, इसका ये वाला भाग जो है एपिथेलियम से बना हुआ है, अंदर पीठिका हो गई। अच्छा, जो पीठिका होता है वो दो भाग से मिलकर के बनता है। कौन कौन से? परिधीय और जी केंद्रीय मेडुला। अब परिधीय क्या है? सपोज करो ये फिर से अंडाशय है, ये वाला पोर्शन क्या है? परिधीय है, ये वाला। और ये वाला कौन सा भाग है तुम्हारा? अंदर का भाग कौन सा? केंद्रीय मेडुला होता है। ये केंद्रीय मेडुला होता है। अब ध्यान से देखो, एक मिनट मैं इसमें बनाता हूँ। ये केंद्रीय मेडुला और परिधीय भाग होता है। और ये जो आपका केंद्रीय मेडुला होता है, जो परिधीय, ये अंडाशय के मेडुलरी भाग है। मेडुलरी भाग का मतलब होता है जो केंद्रीय मेडुला होता है, इस भाग में अनेक अंडाकार गोल रचनाएं बिखरी हुई होती है। मतलब कि इसके अंदर काफी सारी इस प्रकार से रचनाएं होती हैं, काफी सारे अंडे होते हैं इसके अंदर, इस प्रकार से बिखरे हुए। बाकी जो अंडाशय है, इसको डिटेल में समझेंगे हम, किस प्रकार से अंडा यहां से निकल करके आता है। अभी फिलहाल के लिए बस इतना लिख देंगे जितना मैंने आपको बताया। ठीक है, क्या लिखोगे कि जो आपके जननिक एपिथेलियम से बनी हुई होती है, इसमें एक पीठिका होती है, दो भाग से बनी हुई होती है, एक परिधीय और एक केंद्रीय मेडुला। और जो मेडुला जो होता है, मेडुला के अंदर जो होता है काफी सारे जो अंडे होते हैं वो बिखरे हुए होते हैं। ठीक है, आगे पढ़ रहे हैं। इन्हें, ये जो अंडे जो है बिखरे हुए, इनको बोलते हैं प्राथमिक पुटिकाएं, जो आगे चल करके अंड का निर्माण करती हैं, और यह परिपक्व होकर ग्राफियन फोलिकल बनाती है। क्या बनाती है? ग्राफियन फोलिकल का निर्माण करती है। पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल का देखते रहिएगा। अंडवाहिनी। अब अंडवाहिनी क्या है? जो तीन भाग में बनी दिखते हैं, ये इसको फैलोपियन नलिका बोल देते हैं। यह है 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी नलिका पेशीय संरचना। समझ में आया? यह है 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी नलिका पेशीय संरचना है। क्लियर? जिसमें पक्षमाभी एपिथेलियम होती है। अब ये पक्षमाभी शब्द का क्या अर्थ है? देखो, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, ये जो लेयर है ना, ये वाली,
10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसके अंदर पक्षमा भी होती है। आपको ये रेड कलर के ये इस प्रकार से दिखाई दे रहा है ना, ये कुछ रेसे टाइप की होती है, इस प्रकार से लहर होती है पक्षमा भी। अब जैसे ही अंडा जो होता है यहां से निकल करके आता है और यहाँ आया, ठीक है, मतलब सभी में इस पूरे जो स्थान पर होती है यहाँ, तो इसको आगे धकेलने काम करते हैं पक्षमा, ठीक है। अच्छा, एक चीज आपके लिए और बता दूं, यहाँ से जो अंडा होता है हमारे यहाँ से एग होता है, वो यहाँ पर 14वें दिन आता है, मतलब 14वें दिन यहाँ आकर के ठहरता है, ठीक है। जैसे वो यहाँ आकर के ठहरेगा, वो इंतजार करता है किसका, वो इंतजार करता है स्पर्म्स का। अगर उसको स्पर्म्स मिलते हैं यहाँ से, देखो यहाँ से स्पर्म्स होकर आएंगे योनि के थ्रू, यहाँ से स्पर्म्स होकर आएंगे, अगर इसको स्पर्म्स मिलते हैं तो ये आगे चल करके अंतरारोपण कर लेता है, भ्रूण बनाता है। लेकिन अगर इसको स्पर्म्स नहीं मिलेंगे तो ये जो अंडाणु, ये जो अंड बना है, जो अंड यहाँ पे आया है, वो 2 दिन के लिए वेट करता है, बस 2 दिन तक वेट करेगा, और फिर अगर इसको नहीं मिला तो फिर ये आगे जाएगा, और ये जो अंदर वाली जो भित्ति है, ये अंदर वाली जो भित्ति दिखाई दे रही है, इसके थ्रू बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको अभी आ रहा हूँ इस वाले टॉपिक पे, जो जिसको मासिक धर्म बोलते हैं, पीरियड्स वगैरह बोलते हैं, पीरियड्स वगैरह होते हैं, वो इसी अंदर वाली भित्ति की वजह से होते हैं। अभी देखेंगे कैसे कहानी है, मैं बताऊंगा इसको दोबारा से, फिलहाल के लिए देखना। अच्छा, यह 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी नली का पेशी संरचना है, जिसमें पक्षमा भी एपिथेलियम होती है, जो अंड को तैराकर गर्भाशय तक पहुंचाती है। बहुत बढ़िया। इसके 3 भाग होते हैं जी, कीपक, यह चौड़ी कीपनुमा संरचना है, जो मैंने आपको बताया इस प्रकार से जो फैली हुई है, ये कीपक है। इसके सिरे पर उंगली नुमा प्रवर्ध निकले हुए रहते हैं। बहुत बढ़िया जी, मतलब इस प्रकार से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो है निकले हुए हैं, ठीक है, जिन्हें फिमरी कहते हैं। यह अंडाणु का एकत्रण करते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब भैया तुम्बिका, क्या है जी तुम्बिका? कीपक का अगला भाग फूला हुआ होता है। जो कीपक है आपका, देखो कीपक ये वाला जो भाग है कीपक, कीपक का जो ये वाला भाग है ऊपर वाला है, इसको बोलते हैं एम्प्यूला या तुम्बिका। क्या बोल देते हैं जी? एम्प्यूला या तुम्बिका। बिल्कुल अपने लैंग्वेज के अंदर लिखना है, कुछ इसके अंदर ज्यादा कुछ करना नहीं है। इस्तमस जस्ट इसके ऊपर का भाग होता है, बिल्कुल संकीर्ण भाग जो है, ठीक है ना। इस्तमस नलिकार चौड़ा होकर के इस्तमक ये बनाता है। आगे चलकर के ये हो जाता है, देखो मैं दिखा देता हूँ, ये रहा, ये वाला जो पार्ट है आपका इस्तमस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। फिर आपका क्या लिखा है? गर्भाशय। अब गर्भाशय क्या होता है? इसका आकार लगभग 8 सेंटीमीटर होता है। यह उल्टा नाशपाती के आकार की संरचना होती है, मतलब जैसे ये नाशपाती का आकार होता है ना, कुछ इस प्रकार से, तो ये इस प्रकार की नाशपाती के आकार की उल्टी संरचना होती है, ठीक है। गर्भाशय में युग्मन का अंतरारोपण होता है। इसी गर्भाशय के अंदर जो भ्रूण वगैरह का विकास होना होता है, वो इसी के अंदर होता है। भ्रूण व बच्चे का प्रवर्धन यही होता है, प्रवर्धन वाला यही पलता है, ठीक है, 9 महीने तक। इसे बच्चादानी भी कहते हैं। अच्छा, अगर गर्भाशय की बात करते हैं तो 3 लेयर इसके अंदर होती है। मैंने अभी प्रैक्टिकल आपको बताया था, बाकी यहाँ लिख भी दिया, देख। गर्भाशय भित्ति के 3 स्तर होते हैं। पहला परिगर्भाशय पेरिमीट्रियम, दूसरा मध्य स्तर भित्ति मायोमेट्रियम, तीसरा अंत स्तर भित्ति एंडोमेट्रियम। ये सबसे अंदर वाली भित्ति है, ये मध्य वाली जो पिंक वाली आपको मैंने दिखाई थी, और ये वाली सबसे बाहर वाली भित्ति हो गई, ठीक है जी। और ये सबसे अंदर की भित्ति रहती है तुम्हारी एंडोमेट्रियम। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? बहुत। अब आ जाओ, जो ये अंत स्तरीय भित्ति होती है आपकी, जो अंत स्तर भित्ति होती है, अंतर स्तर भित्ति क्या होती है? ध्यान से सुनो, जो रेड कलर की भित्ति होती है, मैं जो पीरियड्स वाला खेल बताता हूँ, देखो पीरियड्स होते कैसे। जैसे ही फीमेल मादा 12-13 साल की उम्र में आती है, 12-13 ईयर्स की उम्र में आती है, तो होता क्या है, उसके एग जो होते हैं परिपक्व होने शुरू हो जाते हैं। वो एक एक करके एग निकलने शुरू होते हैं। देखो, इस अंडाशय से और अंडाशय में दोनों में एग बनते हैं। अब होता ऐसा है कि 1 महीने इस अंडाशय से एग निकलता है और 1 महीने इस अंडाशय से एग निकलता है। दोनों अंडाशय से एक साथ एग नहीं निकलेंगे, इसका भी ध्यान रखना। आज इस महीने वाले इस अंडाशय से एग निकल गया तो अगले महीने इस अंडाशय से एग निकलेगा। अच्छा, सेम कहानी वो यहाँ पर आएगा, ठीक है, इन रेशो के थ्रू यहाँ आकर के रुक जाएगा इस मशीन। 2 दिन तक वेट करेगा, यदि इसको शुक्राणु मिले या स्पर्म्स मिले योनि के थ्रू तो ठीक है, ये मतलब भ्रूण का निर्माण करेगा फिर आगे चल करके। और यदि नहीं मिले तो ध्यान रखना क्या होगा, अगर नहीं मिलते हैं तो फिर ये वापस से आ जाता है आगे खुद ही। और ये जो रेड कलर की आपको लेयर दिखाई दे रही है, रेड कलर की, ये सारी की सारी लेयर जो होती है ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, बिल्कुल टूट जाती है, ठीक है जी। अगर यहाँ पर भ्रूण बनता तो नहीं टूटती, लेकिन अभी टूट जाती है। अगर इसको जो स्पर्म्स होते हैं वो नहीं मिलते हैं इस अंडाणु को, तो टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है। और जो पीरियड्स के अंदर ब्लीडिंग होती है, जो पेन होता है बहुत ज्यादा, वो इसी वजह से होता है, क्योंकि टूट रही होती है। 4-5 दिन का प्रोसेस होता है,
उन 4-5 दिन के अंदर ये कंप्लीटली टूटती है, जो अंदर वाली लेयर है कंप्लीटली टूट जाती है और उसके अंदर काफी ब्लड लॉस होता है। ठीक है, ब्लीडिंग काफी ज्यादा होती है, तो ये कंप्लीटली टूट जाती है। और जो अंड है, अंडाणु है, एग है, वो भी इसी लेयर के थ्रू योनि से होता हुआ बाहर चला जाता है। ये होता है मासिक धर्म के अंदर पीरियड्स के। क्लियर है? फिर से वही नेक्स्ट मंथ फिर से वही प्रोसेस चलेगा। फिर से 14वें दिन आता है यहाँ पर आएगा, 14 दिन फिर से एग यहाँ पर आएगा, 2 दिन वेट करेगा, फिर से वही प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, हाँ, यही सब कुछ लिखा हुआ है कि मासिक धर्म में अंतः गर्भाशय की कोशिकाएं ही टूटकर बाहर निकलते हैं, ये निकलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद गर्भाशय ग्रीवा है, जिसको सर्विक्स बोन देते हैं, मैंने आपको बता दिया। और फिर योनि है, योनि को हम कल डिस्कस करेंगे, योनि के बारे में कंप्लीटली पूरी जानकारी देखेंगे। और चूंकि इंपोर्टेंट टॉपिक है इसलिए करना पड़ेगा। और धीरे धीरे जो भी मैं टॉपिक आपको करा रहा हूँ, कृपया करके इनको घर जा करके रिवाइज जरूर कर लीजिए। ठीक है जी, लिख करके जरूर देख लीजिए, डायग्राम जितने भी आपके हैं बना करके जरूर देख लीजिए, अन्यथा भूलने के चांस ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि बायोलॉजी के अंदर नाम वगैरह ज्यादा होते हैं। अच्छा, स्क्रीनशॉट लेने को ले सकते हैं आप। ठीक है, एक बार मैं कर देता हूँ यहाँ से था। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं।